सॉलिड स्फीयर को अगर रेस्ट से रिलीज करे एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो स्फीयर कंटिन्यूसली रेस्ट पे रह जाए, रोल डाउन ना करे? क्या ये सिचुएशन हम लोग एक पॉइंट मास स्फीयर पे कनेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं? ये सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग रोटेशनल मोशन का एक सवाल देखने वाले हैं। सवाल में दिया है कि एक सॉलिड स्फीयर को हम लोग रेस्ट से रफ इंक्लाइन प्लेन पे रिलीज किए और ये जो स्फीयर है ये रिलीज करने के बाद रेस्ट पे ही रह रहा, कंटिन्यूसली रोल डाउन नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम में रह रहा है ना। इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन में एक पॉइंट मास को इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल वाले डायमीटर पे बी पॉइंट पे जो है एक पॉइंट मास को हम लोग अटैच किए हैं इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो पॉइंट मास एम बी है इसका क्या वैल्यू होना चाहिए सच दैट ये जो स्फीयर हम लोग रिलीज किए हैं ये इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है, स्फीयर का खुद का मास एंड रेडियस दिया हुआ है, इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, सरफेस सफिशिएंटली रफ है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो स्फीयर को इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए ये जो पॉइंट मास एम बी, ये जो बी पॉइंट है इस बी पॉइंट पे कनेक्ट किया गया है, इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है सवाल में। अब देखो इक्विलिब्रियम अगर है ये कंटिन्यूसली अगर रुका हुआ है तो इसका ट्रांसलेटरी मोशन भी नहीं होगा एंड एंगुलर मोशन भी नहीं होगा, तो ना लीनियर एक्सेलरेशन होगा ना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है तो एफ नेट जीरो होगा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो नेट फोर्स जीरो होगा। एंड क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो टॉर्क नेट भी जीरो होगा, है कि नहीं, नेट टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशंस लेके आ सकते हैं अननोन्स फाइंड करने के लिए। इक्विलिब्रियम सुन के सबसे पहला जो बात मन में आता है वो है कि नेट फोर्स जीरो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो करने के लिए हम लोग फोर्सेस को अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन में रिजॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे स्फीयर का एम जी इधर की तरफ लगेगा, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी थीटा। ठीक है, एम जी का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एम जी कॉस थीटा। ठीक, यहाँ लग रहा है स्फीयर पे फ्रिक्शन और इधर की तरफ लग रहा क्या, नॉर्मल। उसके अलावा ये जो पॉइंट मास है ये भी कुछ इस तरीके से इसका एम जी लगेगा, एम बी जी, ये एंगल भी क्या होगा, इंक्लाइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये जो एंगल होगा वर्टिकल से, दिस विल ऑल्सो बी थीटा। ठीक है, तो इसके एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ, क्योंकि ये थीटा होगा तो दिस विल बी एम बी जी कॉस थीटा, इधर की तरफ एम बी जी साइन थीटा। ठीक है, ये सारे फोर्सेज हैं। अब अगर इक्विलिब्रियम करना है तो अलोंग द इंक्लाइन भी फोर्सेस बैलेंस होगा और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन भी फोर्सेस बैलेंस होगा। तो चलो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन में अप द इंक्लाइंड परपेंडिकुलर में नॉर्मल है और देखो टुवर्ड्स द इंक्लाइंड परपेंडिकुलर में एम बी जी कॉस थीटा एंड एम बी कॉस थीटा है। तो नॉर्मल एम जी कॉस थीटा एंड एम बी जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा, तो यहाँ से नॉर्मल इतना आ गया। अब अलोंग द इंक्लाइन की बात करें तो अप द इंक्लाइन में एफ एस है एंड डाउन द इंक्लाइन में देखो एम जी का साइन कॉम्पोनेंट स्फीयर का भी एंड पॉइंट मास का भी। तो डाउन द इंक्लाइन में ये दोनों फोर्सेज एंड अप द इंक्लाइन में ये फोर्स बैलेंस हो रहा। ठीक है, हम लोगों को तो एम बी का वैल्यू फाइंड करना था, तो यहाँ से एम बी का वैल्यू जब फाइंड करने चले तो पता चला नॉर्मल अननोन है, यहाँ पे एम बी का वैल्यू फाइंड करने चले तो पता चला एफ एस अननोन है। तो अपने पास एक, दो और टोटल तीन अननोन है, लेकिन इक्वेशन तो अभी हम लोग दो ही लिखे हैं, है ना। तो टोटल अननोन है तीन और इक्वेशन हम लोग लिखे हैं दो, अपने को एक और इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। क्या होता है, जितना नंबर ऑफ अननोन होता है उतना इक्वेशंस चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए। तो दो इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन आएगा कहाँ से, टॉर्क नेट जीरो से, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो अल्फा भी तो जीरो है ना, तो नेट टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब देखो टॉर्क का बेसिक आइडिया, टॉर्क होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, है ना। अब जैसे कि ए पॉइंट के बाद टॉर्क अपने को फाइंड करना है फोर्स F1 का, तो लाइन ऑफ फोर्स, जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स है उसको लाइन ऑफ फोर्स बोल रहे हैं, रेफरेंस से इस लाइन पे परपेंडिकुलर गिराते हैं। ठीक है, दिस आर परपेंडिकुलर इनटू एफ विल बी टॉर्क ऑफ फोर्स F1 अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, अब अगर इस फोर्स F1 के लाइन ऑफ फोर्स को शिफ्ट करें, देखो नज़दीक लेके आए तो आर परपेंडिकुलर कम होगा, थोड़ा और नज़दीक लेके आए थोड़ा और परपेंडिकुलर और कम होगा, है ना। और जैसे ही लाइन ऑफ फोर्स को आप रेफरेंस से पास कराएंगे तो आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जीरो, आर परपेंडिकुलर जीरो, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इफ लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू रेफरेंस देन टॉर्क ऑफ दैट फोर्स अबाउट दैट रेफरेंस विल बी जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे F2 ए पॉइंट से पास कर रहा, तो ए के अबाउट F2 का टॉर्क जीरो एंड F3 का भी टॉर्क क्या, जीरो। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी ये दो इक्वेशन था और तीसरा इक्वेशन टॉर्क नेट इज इक्वल टू जीरो करके हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो हम लोग चूज़ किए हैं नेट टॉर्क जीरो करने के लिए पॉइंट पी को। ठीक है, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट पी, ऐसे किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क ले सकते हो क्योंकि ये कंटिन्यूसली रुका हुआ है, इसका कोई अल्फा है ही नहीं,
अल्फ़ा है 0, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट सी के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ के अबाउट, यहाँ के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। पी पॉइंट को चूज़ करना सबसे सेफ, सबसे ईजी क्यों है, क्योंकि पी पॉइंट से ही जो है एफ एस पास कर रहा है। तो एफ एस का टॉर्क देखो, लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एफ एस इज पासिंग थ्रू पी, तो एफ एस का टॉर्क 0 होगा, जो कि अननोन था एफ एस, और नॉर्मल जो था ये भी तो अननोन था, इसका भी टॉर्क पी के अबाउट क्या होगा, 0, है ना। तो पी के अबाउट नॉर्मल और एफ एस का टॉर्क जो है वो 0 होगा, इक्वेशन में वो अननोन आएगा ही नहीं, ठीक है। बस एक अननोन दिखेगा एम बी, है ना। तो टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0 अबाउट पी से तुम एम बी का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके सारे फोर्सेस का टॉर्क देखते हैं। अब टॉर्क फाइंड करने के लिए अलग अलग फोर्सेस का हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या मान लिए, पॉजिटिव मान लिए, ठीक है। तो देखो टॉर्क किस किस फोर्स का, नॉर्मल का टॉर्क, एफ एस का टॉर्क, एम जी कॉस थीटा का टॉर्क, देखो यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा का टॉर्क, एम बी जी साइन थीटा का टॉर्क, एम बी जी कॉस थीटा का टॉर्क, है ना, इस सब का टॉर्क होगा। अब इसमें से नॉर्मल का टॉर्क, एफ एस का टॉर्क पी पॉइंट के अबाउट 0, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स जो है वो पी पॉइंट से पास कर रहा है। सिमिलरली एम जी कॉस थीटा का टॉर्क भी क्या हो जाएगा, पी पॉइंट के अबाउट 0, क्योंकि लाइन ऑफ दिस फोर्स पास कर रहा है किससे, रेफरेंस से। तो इस तीनों का टॉर्क तो 0 हो गया। बाकी एम जी साइन थीटा, पी पॉइंट के अबाउट एम जी साइन थीटा का सेंस ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को तुम पॉजिटिव माने हो तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव साइन के साथ आएगा। सिमिलरली एम बी जी साइन थीटा जो है इसका भी टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन अबाउट पी जो है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज साइन के साथ नेगेटिव आएगा। और वही एम बी जी कॉस थीटा जो है इसका जो टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन है अबाउट पी दैट इज क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन इसका, तो एम बी जी कॉस थीटा का जो टॉर्क होगा वो प्लस साइन के साथ आएगा, सबका टॉर्क मिला के क्या 0। अब देखो एम जी साइन थीटा का टॉर्क नेगेटिव तो माइनस साइन, एंड मैग्नीट्यूड विल बी आर परपेंडिकुलर, देखो लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर गिरा और रेफरेंस से आर परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर, दैट इनटू फोर्स एम जी साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली एम बी जी साइन थीटा का देखो, लाइन ऑफ फोर्स एम बी जी साइन थीटा का भी तो यही है, और रेफरेंस से परपेंडिकुलर गिरा और ये भी रेडियस के बराबर, तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, और साइन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होने की वजह से साइन निगेटिव। और वही एम जी कॉस थीटा की बात करें तो पी पॉइंट के अबाउट ये है लाइन ऑफ फोर्स, देखिए ये जो परपेंडिकुलर गिराओगे पी पॉइंट से दैट इज रेडियस के बराबर, तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, एंड इसका सेंस ऑफ रोटेशन अबाउट पी इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हैं तो प्लस साइन के साथ। तो यहाँ से सॉल्व करने पे वैल्यूज़ को रीअरेंज करने पे एम बी देखो, एम बी जो है वो आ जाएगा आपको इतने के बराबर, ठीक है। तो आंसर तो आ गया। डिवाइड कर दे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस से, तो साइन अपन कॉस विल बी 10, एंड नीचे भी कॉस अपन कॉस 1 एंड साइन अपन कॉस विल बी 10। यहाँ पे जो मास रिक्वायर्ड है सच दैट कि ये स्फीयर रहे इक्विलिब्रियम पे, उस मास का वैल्यू आ गया इतने के बराबर, ठीक है। तो एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका बड़ा ही मज़ेदार एक तरीका, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। तो देखो हम लोग क्या नोटिस किए हैं यहाँ पे कि सर देखिए सरफेस तो सफिशिएंटली रफ है ना। क्वेश्चन में दिया है कि सरफेस इज सफिशिएंटली रफ कि स्लिपिंग नहीं हो, तो एफ एस जो है सफिशिएंटली है हाई कि इस और इस फोर्स को डाउन द इंक्लाइन बैलेंस कर ले, ठीक है। और देखो ऊपर की तरफ जो नॉर्मल है वो एम जी कॉस थीटा एम बी जी कॉस थीटा को भी बैलेंस कर लेगा, तो फोर्स नेट 0 तो हो ही रहा है, तो ट्रांसलेट होने का रिस्क नहीं है। रिस्क क्या है, रोटेट होने का रिस्क है ना। तो रोटेट ना हो उसके लिए देखो फोर्सेस, देखो यहाँ पे वापस से पी पॉइंट के अबाउट, पी पॉइंट जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसके अबाउट देखो, तो एफ एस का टॉर्क तो 0 है ही, नॉर्मल का टॉर्क भी 0 है। अब एम जी का टॉर्क, दोनों का जो एम जी है उस दोनों का टॉर्क भी कैंसिल आउट हो जाए तो टॉर्क 0 हो जाएगा। अब इसी को सोचने का एक दूसरा तरीका हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास जो है इस दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, जो कि लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कहीं लाई करेगा, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन पे अगर लाई कर जाए, है ना, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, दोनों का मास को अगर ऐड कर दो, स्मॉल एम स्फेयर का और पॉइंट मास एम बी, और टोटल मास अगर m बोल दे तो सिस्टम का, सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ है तो टोटल मास यहाँ कंसंट्रेटेड मानोगे, तो फिर mg इस तरीके से लगाओगे, है ना। और ऐसा अगर होगा तो mg विल पास थ्रू पॉइंट p, तो फिर इस mg का टॉर्क अबाउट पॉइंट p क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। fs और नॉर्मल का टॉर्क तो वैसे भी 0 है, इस दोनों का कंबाइंड मास जो है सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हो, और सेंटर ऑफ मास अगर इस वर्टिकल लाइन पे लाई करता है तो फिर mg का जो टॉर्क होगा अबाउट दिस पॉइंट विल बी 0, है ना। तो सेंटर ऑफ मास अपने को इस वर्टिकल लाइन पे चाहिए, ठीक है। तो रोटेट भी नहीं करेगा, ट्रांसलेट तो वैसे भी नहीं कर रहा, फोर्सेस तुम देख रहे हो अलॉन्ग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, तो फोर्सेस बैलेंस हो ही रहे थे। रोटेट नहीं होगा अगर सेंटर ऑफ मास जो है कहाँ लाई कर जाए, वर्टिकल लाइन पे लाई कर जाए, पी पॉइंट से पास होते वर्टिकल लाइन पे।
अब उसके लिए देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में झांको तो ये है थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा, सो दिस विल बी थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो R1 है दिस विल बी कैपिटल R tan थीटा, ठीक है। और R1 अगर इतना है तो R2 विल बी रेडियस में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो R2 विल बी दिस, है ना। अब सेंटर ऑफ मास से पहले मास और दूसरे मास का जो सेपरेशन R1 और R2 है, इसमें रिलेशन होता है m1 R1 इज इक्वल टू m2 R2। ये आता कैसे है, इसको एंड ऑफ द वीडियो एक बार देखेंगे। तो ये बात अगर हम लोग को पता है m1 R1 इज इक्वल टू m2 R2, तो भाई वैल्यू पुट कर लो, R1 का वैल्यू पुट कर लो, R2 का वैल्यू पुट कर लो, मास m1 का वैल्यू पुट कर लो, मास m2 का वैल्यू पुट कर लो, है ना। ये सब जब पुट कर लोगे तो फिर देखो इसको फर्दर सॉल्व करो, अपने को mb चाहिए, यहाँ पे mb है ना, तो यहाँ से mb छट के आ गया R tan थीटा अपॉन R1 माइनस tan थीटा, और कट जाएगा, आंसर इतना आ जाएगा, है ना। तो ये अप्रोच समझाने में थोड़ा लेंदी लगा होगा मे बी, लेकिन लिखने के हिसाब से, सोचने के हिसाब से बहुत ही ईजी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, ठीक है। हाँ, m1 R1 इज इक्वल टू m2 R2 जो आया है वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो सेंटर ऑफ मास से पहला मास R1 पीछे और दूसरा मास R2 पीछे, इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको ऐसे एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट करके विजुलाइज कर लो। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से R1 पीछे पहला मास, R2 पीछे दूसरा मास, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -R1, 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा R2, 0। एक्सियोम होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपन m1 प्लस m2। अब x1 की जगह पे तुम R1 माइनस टाइम्स पुट कर दो, x2 की जगह पे R2 पुट कर दो। अब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट तो 0 माने थे, तभी तो इधर और इधर पॉजिटिव नेगेटिव लिए थे, है ना। ओरिजिन माने थे सेंटर ऑफ मास को, तो एक्सियोम इज 0, जैसे 0 से इक्वेट करोगे इसको तो फिर यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा। बोलो बात है पक्की। बाकी आंसर समझ में आ गया है क्या, दोनों तरीका समझ में आ गया है, ठीक है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।